हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एजुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो ईएमटी के अंदर अभी तक हम 6 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज है लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 7 भी बेस्ड होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। इसके पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ऑलरेडी हमने एक लेक्चर किया जिसके अंदर हमने बहुत बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए जो कि आपके एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो होपफुली अभी तक जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, है ना, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और ये क्वेश्चंस आपको रेगुलर बेसिस पर प्रिपेयर करना है। मतलब आपने एक बार देख लिया और उसके बाद आप ये सोच रहे हो कि अब मेरे को याद हो गया, अब नहीं देखूंगा इसको या नहीं देखूंगी, तो ऐसा नहीं करना है। एग्ज़ाम देखो, आपके इंटेलिजेंस के साथ साथ आपको इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपको चीज़ें कितनी याद रहती हैं, कितनी मेमोराइज हैं, आपके मेमोरी में आपकी कितनी फीड हैं चीज़ें, उसके बाद उस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो आपको जो एक आपने रूल सुना होगा ना, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, तो वो चीज़ बार बार आपको करनी है। एक बार आप इसको 0 मतलब नॉर्मल स्पीड पर देख लो, फिर सेकंड टाइम इसको आप 0.5x पर देख लो या 1.25x पर देख लो, फिर 2x पर देख लो। लगातार देखते रहो सो दैट आपके दिमाग में किसी कॉर्नर में क्वेश्चन जाके फिट हो जाए कि एग्जाम के अंदर, क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको 1 घंटे में कवर करना है, तो आपको ऐसे कोई डेरिवेशन करने का मौका तो मिलेगा नहीं फॉर्मूला का। तो जितना ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगी उतना ज़्यादा आपका आउटकम बहुत अच्छा आएगा ना। तो मैं तो यही कहूँगा, बार बार इन क्वेश्चंस को करें, बार बार इन क्वेश्चंस को देखें, चाहे आप कितने ही बोर क्यों ना हो जाएं, क्योंकि ये सवाल है आपके फ्यूचर का। अब आपको पीजी करना है, ग्रेजुएशन तो आपका हो गया, तो अब पीजी आपको एटलीस्ट अच्छे कॉलेज से करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो, बहुत ज्ञान हो गया, अब स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको इस स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, उसमें बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर over which the electric field vector of the wave propagation in medium decays to 1.1 upon e times। वो डिस्टेंस कंडक्टर के अंदर जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वेव प्रोपोगेशन का किसी मीडियम में, वो जो सरफेस पर उसकी वैल्यू है, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की सरफेस पर वैल्यू का 1 अपॉन ई टाइम्स रह जाता है, तो उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, है ना। हमें ये पूछा है कि उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं। देखो भाई, यहाँ पर जब हम डेरिवेशन करते हैं तो हमारे पास एक रिलेशन आता है कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या रिलेशन आता है, E इक्वल्स टू ई नॉट ई पावर माइनस ओमेगा म्यू सिग्मा ओवर 2, है ना। और यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई है z में। ये बोला है कि जो E की वैल्यू है वो ई नॉट की 1 अपॉन ई टाइम्स हो जाती है, ठीक है। या मैं क्या बोला है, E की जो वैल्यू है, इस E की वैल्यू कितने टाइम्स हो जाती है, 1 अपॉन ई टाइम्स हो जाती है, यानी कि ई नॉट अपॉन ई, और ये क्या रह गया, ई रह गया, ठीक है। और ये ऐसा का ऐसा है, ई पावर माइनस ओमेगा म्यू सिग्मा ओवर 2 और ये 1/2 और ये z। तो ये ई नॉट से ई नॉट खत्म हो गया, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ ई की पावर -1 और ये क्या रह गया, ई पावर माइनस, ये क्या है, ओमेगा म्यू सिग्मा ओवर 2 और ये 1/2 और ये z है। अब बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो दोनों की जो पावर है दोनों साइड की, उनको इक्वल कर दो। दोनों साइड की पावर को जब इक्वल करोगे तो यहाँ से बनेगा आपके पास ओमेगा म्यू सिग्मा ओवर 2 पावर 1/2 और z इक्वल्स टू 1। तो z इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 ओवर ओमेगा म्यू सिग्मा और ये पावर 1/2। ये जो z है, ये z, ये जो कंडीशन है ये z वाली, इस z को हम क्या नाम देते हैं, इस z को हम नाम देते हैं स्किन डेप्थ, ठीक है। क्या नाम देते हैं, स्किन डेप्थ। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें पता लग गई कि एक तो स्किन डेप्थ वो डिस्टेंस है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू की 1 अपॉन ई टाइम्स हो जाती है। और उसके बाद इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, z इक्वल्स टू 2 अपॉन ओमेगा म्यू सिग्मा और इस पूरे की पावर 1/2 है। इस z को हम डेल से भी लिखते हैं ना, आगे जाके कई बार आप इसको देखोगे मैं इसको डेल से भी लिखूंगा। यहाँ पर जो ओमेगा है इसका मतलब है एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो 2πf के बराबर होगी, म्यू का मतलब है परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और सिग्मा का मतलब है कंडक्टिविटी। तो यहाँ से एक चीज़ और निकलती है कि जो ये डेल है यानी कि स्किन डेप्थ है, ये प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन फ्रिक्वेंसी के, फ्रिक्वेंसी लिख सकता हूँ ना क्योंकि ओमेगा लिखा हुआ है, ओमेगा बराबर होगा 2πf, तो फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर रूट के रेसिप्रोकल है कौन, स्किन डेप्थ। इसी तरह से इसके म्यू के स्क्वायर रूट के रेसिप्रोकल है, इसी तरह से किसके, जो सिग्मा है, सिग्मा बोले तो कंडक्टिविटी, उसके स्क्वायर रूट के रेसिप्रोकल है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो स्किन डेप्थ है वो कौन कौन से पैरामीटर पर डिपेंड करती है।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन के अंदर ही आपके 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। दिस क्वेश्चन इज दैट फॉर हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इम्पिडेंस इज, हाई फ्रिक्वेंसी मैग्नेटिक वेव्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसके लिए इम्पिडेंस ज़्यादा होगा, कम होगा, पहले ज़्यादा होगा फिर कम होगा, या इनमें से कोई नहीं। देखो भाई, अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया स्किन डेप्थ का। क्या फॉर्मूला था? जेड इक्वल्स टू, या इसको डेल भी लिख सकते हैं, 2/ओमेगा म्यू सिग्मा और पावर 1/2। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब है ओमेगा की वैल्यू हाई। भाई फ्रिक्वेंसी हाई है, ओमेगा किसके बराबर होता है? 2πf के बराबर होता है। तो फ्रिक्वेंसी हाई होने का मतलब है कि ओमेगा की वैल्यू हाई, और अगर ओमेगा की वैल्यू हाई है तो रेसिप्रोकल है, तो जेड की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। जेड क्या है? जेड डिस्टेंस है, जेड इम्पिडेंस का भी काम कर रहा है। ठीक है, तो डेप्थ जो है, डेप्थ, ये डेप्थ क्या हो गई? लो हो गई। ये डेप्थ लो हो गई, और अगर ये डेप्थ लो होगी तो इम्पिडेंस क्या होगा? बढ़ेगा। अगर ये डेप्थ लो हो गई तो इम्पिडेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जो इम्पिडेंस है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें ये पूछा है कि फॉर हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इम्पिडेंस क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, है ना। मैंने यहाँ पर बताया। अगर आपको यहाँ पर पूछ लेते कि लो फ्रिक्वेंसी, तो लो फ्रिक्वेंसी के केस में जेड की वैल्यू क्या हो जाती? हाई हो जाती। जेड की वैल्यू हाई हो जाती तो इम्पिडेंस क्या हो जाता? लो हो जाता। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। ठीक है, तो जब ये कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन? हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली कंडीशन होती है, जिसमें इंपिडेंस बहुत हाई हो जाता है। इंपिडेंस हाई हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक छोटे से रीजन में कन्फाइंड होकर रह जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक छोटे से रीजन में कन्फाइंड होकर रह जाता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक छोटे से रीजन में कन्फाइंड होकर रह जाता है तो उस इफेक्ट को हम नाम देते हैं स्किन इफेक्ट। ठीक है, उस इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं? स्किन इफेक्ट। तो मैं लिख देता हूं, इन दिस केस electric field is confined in a small region. Electric field is confined in a small region, and this effect is called स्किन इफेक्ट। और इस इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं? स्किन इफेक्ट नाम देते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्किन इफेक्ट क्या होता है, तो उसके आंसर में आप क्या लिखोगे कि हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में इम्पिडेंस की वैल्यू बहुत हाई हो जाती है। बहुत हाई हो जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक छोटे से रीजन में कन्फाइंड होकर रह जाता है। इस इफेक्ट को क्या नाम देते हैं? स्किन इफेक्ट नाम देते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हमें बोला है सिग्मा ओवर ओमेगा ई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 100 देन द मीडियम इज। अगर सिग्मा ओवर ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू 100 से ज़्यादा है तो इसको कौन सा मीडियम कहेंगे? कंडक्टर कहलाएगा, डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा, इंसुलेटर कहलाएगा, या इनमें से कोई नहीं। एक चीज़ होती है जे को हम बोलते हैं कंडक्शन करंट, और एक होता है डेल डी ओवर डेल टी, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। ये ऊपर कौन सा लिखा हुआ है? कंडक्शन करंट, और नीचे लिखा हुआ है डेल डी ओवर डेल टी, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये कौन सी करंट है? डिस्प्लेसमेंट करंट। इन दोनों का जो रेशो है वो बराबर होता है सिग्मा ओवर ओमेगा एप्सिलॉन। यदि ये रेशो 100 से ज़्यादा है, ठीक है, 100 से ज़्यादा होने का मतलब है ऊपर वाली चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव है। सीधी सी बात है, अगर 1 से ज़्यादा होगा तो न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम होगा। तो न्यूमरेटर में कौन लिखा हुआ है? सिग्मा का मतलब क्या है? कंडक्टिविटी। तो अगर ये 100 से ज़्यादा तो सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा, तो कंडक्टिविटी ज़्यादा तो कौन है? कंडक्टर ना। ऐसा रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा दिख रहा है। 100 से ज़्यादा है मतलब न्यूमरेटर वाली चीज़ ज़्यादा है, न्यूमरेटर वाली चीज़ यानी कि अंश वाली चीज़ ज़्यादा है, वो ज़्यादा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या चीज़ है? कंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ, अब मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करने का मतलब है मैंने अब ऐसे लिख दिया सिग्मा अपॉन ओमेगा ई लेस देन 100। मैंने इसको उल्टा करके लिखा हुआ, उल्टा करके लिखोगे तो ओमेगा एप्सिलॉन सिग्मा ग्रेटर देन 0। तो अब ये लेस देन है, इसका मतलब कौन सी चीज़ ज़्यादा है? डिनोमिनेटर वाली चीज़ ज़्यादा है। ये हाई है, इसकी वैल्यू हाई है तो कंडक्टिविटी कम हो गई, तो कंडक्टिविटी तो रही नहीं, तो इसकी वैल्यू हाई हो गई। भाई ये जो रेशो है ये कहाँ से बन के आया था? ये बन के आया था कंडक्शन करंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये वैल्यू हाई हो गई, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या हो गई? हाई हो गई, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू हाई हो गई, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू हाई हो जाने से ये क्या बन जाएगा? डाइलेक्ट्रिक बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? डाइलेक्ट्रिक।
नीचे वाली वैल्यू हाई, तो इसका मतलब ये कौन सी वैल्यू बन गई, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट कब आती है, जब क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, डाई इलेक्ट्रिक। तो इसका जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक। गर्मी बहुत पड़ रही है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड आउट द स्किन डेप्थ फॉर फ्रिक्वेंसी एट 10 पावर 6। 10 पावर 6 फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू हमें गिवन है और म्यू की वैल्यू गिवन है 4 पाई इंटू 10 पावर -7। फॉर्मूला क्या था स्किन डेप्थ का, डेल इक्वल्स टू 2 ओवर ओमेगा म्यू सिग्मा, और इस पूरे की पावर कितनी थी, हाफ। जितनी भी वैल्यूज़ है वो सब्सटीट्यूट कर दो। ओमेगा की वैल्यू को आप क्या लिखोगे, 2 पाई एफ। तो एफ आपको कितना गिवन है, 10 पावर 6, तो ये 10 पावर 6 हो गया। उसके बाद क्या रखना है, म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी है, 4 पाई इंटू 10 पावर -7। 4 पाई इंटू 10 पावर -7 ये आपने सब्सटीट्यूट कर दिया। फिर आपको किसकी वैल्यू रखनी है, सिग्मा की। सिग्मा की वैल्यू क्या है, 5.8 इंटू 10 पावर 7, और ये पूरे का क्या करना है, 1/2। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 6.61 इंटू 10 पावर -5 मीटर। 6.61 इंटू 10 पावर -5 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और ध्यान में रखना, ये सिग्मा जो है, सिग्मा को बोलते हैं कंडक्टिविटी। इसकी यूनिट पूछ लेते हैं। तो एक तो इसकी यूनिट ये है, और कई बार इसकी यूनिट लिखते हैं साइमन में, SIEMN, साइमन। तो एक तो इसकी यूनिट ये है महो पर मीटर, महो पर मीटर, ओम पर मीटर नहीं, महो पर मीटर। और कई बार इसकी यूनिट लिखते हैं साइमन में, तो वो ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। दिस क्वेश्चन सेज दैट फॉर प्योर वाटर, इसकी बात हो रही है प्योर वाटर, 2 EM वेव्स ऑफ फ्रिक्वेंसी 200 हर्ट्स, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है 200 हर्ट्स एंड 1000 मेगा हर्ट्स। दो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है, एक 200 है और एक 100 है। बिहेवियर ऑफ प्योर वाटर व्हेन एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर का मतलब इसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दी हुई है प्योर वाटर का, वो कितना होता है 80, और उसका सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी दी है 10 पावर -3 महो पर मीटर। हमें ये बताना है कि ये क्या कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा या ये डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, के एप्सिलॉन नॉट, के यानी कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको दी है 80, तो यहाँ से हो जाएगा 80 इंटू एप्सिलॉन नॉट, 80 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू, तो पहले तो मैं किसकी वैल्यू निकाल लूँ, मैं सिग्मा अपॉन ई की वैल्यू निकाल रहा हूँ। मैं सिग्मा अपॉन ई की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वैल्यू चाहिए सिग्मा अपॉन ओमेगा ई की, एप्सिलॉन की। तो ओमेगा की वैल्यू को तो हम कैसे करेंगे, 2 पाई एफ कर देंगे ना, 2 पाई एफ कर देंगे तो वहाँ से तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिग्मा अपॉन ओमेगा ई, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लूँ। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 10 पावर -3, और एप्सिलॉन की वैल्यू ये कितनी है, 80 एप्सिलॉन, 80 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.39 इंटू 10 पावर 6, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ओमेगा, तो ओमेगा के लिए आप क्या करोगे, 2 पाई एफ और ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये वैल्यू आपने ले ली। अब यहाँ पर 2 पाई एफ फ्रिक्वेंसी ये वाली ले लेना, ये वाली से चेक करके बता देना, ये जबरदस्ती दूसरी दे रखी है। ये क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, इसको एक पार्ट में रहना तो बस। ठीक है, तो 200 हर्ट्ज आपको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ पर 1.39 इंटू 10 पावर 6 अपॉन 2 पाई, और एफ कितना है 200 हर्ट्ज, ये वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 1106। तो ये क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा ना, इट मीन्स इट इज़ अ कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इन अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेज डिफरेंस क्या होता है, याद करने वाला क्वेश्चन है, याद कर लेना। इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन होता है जो मैं अभी आपको करा सकता नहीं, बहुत लंबा खिंच जाएगा। ध्यान रखना, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के अंदर जो फेज डिफरेंस होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के अंदर जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है π/4। वापस बोल रहा हूँ, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है π/4। द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस फॉर अ परफेक्ट कंडक्टर टू EM वेव, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस यानी कि जेड की वैल्यू परफेक्ट कंडक्टर के केस में क्या होती है, परफेक्ट कंडक्टर के केस में उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। कितनी होती है, 0। परफेक्ट कंडक्टर के केस में जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टर, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट करती है कंडक्टर में से, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स लैग
behind the electric field vector by angle pi by 4 radiation. Magnetic field vector lead the electric field vector by angle pi by 4. Magnetic field vector lag behind. तो देखो यहाँ pi by 2 है, ये गलत है, यहाँ pi by 4 है, यहाँ देखो ये दोनों ऑप्शन चेक करना है। तो ये हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर जब वेव प्रोपोगेट करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल बनेगा वो पाई बाई 4 बनेगा, तो सी इसलिए कट गया। अब दोनों में से लीड कौन करता है, लैग कौन करता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, लीड करता है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, लैग करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, लीड करता है, आगे रहता है, कितने एंगल से, पाई बाई 4 से। तो ऑप्शन कौन सा सही आएगा, ए ऑप्शन सही आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लीड करता है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Which of the following is correct for amplitude reflection coefficient? एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट के लिए इनमें से कौन सा सही है? देखो एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट को हम लिखते हैं आर से, और ये जो है ये किसके बराबर होता है, ई आर अपॉन टी आई। मतलब एनर्जी जो आ रही है, जो एम्पलीट्यूड रिसीव हुआ वो, और आर का मतलब है जो रिफ्लेक्ट हो गया। तो इनका जब हम फॉर्मूला बनाते हैं, रेशो बनता है इनका फॉर्मूले का, तो वो क्या बनता है, वो बनता है Z2 माइनस Z1 ओवर Z1 प्लस Z2, Z2 माइनस Z1 ओवर Z1 प्लस Z2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे Z1 अपॉन Z2 बराबर होता है ये N2 अपॉन N1 ना। तो मैं अगर यहाँ से Z2 से डिवाइड कर दूँ तो ये बन जाएगा Z1 अपॉन Z2, और ये बन जाएगा 1 प्लस Z1 अपॉन Z2। ठीक है, तो Z1 अपॉन Z2 को आप लिख सकते हो N2 अपॉन N1, तो 1 माइनस N2 अपॉन N1, और यहाँ पर भी 1 प्लस N2 अपॉन N1। N2 अपॉन N1 को हम लिखते हैं N, रिफ्लेक्टिव, वो जो जैसे हम एप्सिलॉन आर को लिखते हैं उसी तरह से ये N हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस N अपॉन 1 प्लस N। ये फॉर्मूला हमारे बहुत कम आएगा, आगे चल के मैं तुम्हें क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके ऊपर। तो ये इसका आंसर हो गया ए। इसी तरह से आपसे ट्रांसमिशन कॉफिशेंट भी पूछा जाता है, तो ट्रांसमिशन कॉफिशेंट किसके बराबर होता है, वो होता है ई टी। टी बोले तो ट्रांसमिटेड अपॉन ई आई, उसका जो फॉर्मूला बनता है वो बन जाता है 2Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, और इसको भी आप इसकी तरह बना सकते हो जैसे मैंने ये फॉर्मूला बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 टाइम्स, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.5 टाइम्स दे रखा है। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट, आर की वैल्यू हमें निकालनी है, एंड ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, किसके रेस्पेक्ट में, फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में, यानी कि एन की वैल्यू N2 अपॉन N1 ये कितनी हो गई, 1.5 हो गई है ना। N2 ग्लास हो गया और N1 क्या हो गया, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के लिए N1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला अभी मैंने N के टर्म्स में आपको बताया था, 1 माइनस N अपॉन 1 प्लस N। तो 1 माइनस 1.5 अपॉन 1 प्लस 1.5, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस 0.2। माइनस 0.2 वाला ये आंसर है, तो बाकी तो करने की ज़रूरत है ही नहीं, फिर भी एक बार कर लेते हैं। इसी तरह से ट्रांसमिटेड का भी आप फॉर्मूला बना लेंगे, कैसे बनाएंगे वो मैंने आपको बता दिया। तो वहाँ से ये फॉर्मूला बनेगा 2 अपॉन 1 प्लस 1.5, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.8 ना। तो ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट फॉर परफेक्ट कंडक्टर इज, परफेक्ट कंडक्टर के लिए रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट क्या होता है? देखो परफेक्ट कंडक्टर के केस में, फॉर परफेक्ट कंडक्टर, स्पेलिंग गलत हो गई, परफेक्ट कंडक्टर, परफेक्ट कंडक्टर के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, यानी कि जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो। हम ये पढ़ के आए हैं कि जेड मतलब इम्पिडेंस, ये बराबर होता है अंडर रूट म्यू ओमेगा ओवर सिग्मा। ये इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस का रिलेशन है इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस जेड बराबर होता है अंडर रूट म्यू ओमेगा अपॉन सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट, तो जेड जो इम्पिडेंस है वो कितना हो गया, 0, इम्पिडेंस हो गया 0, Z2 की वैल्यू है ना। तो R बराबर कितना हो गया, Z2 माइनस Z1 अपॉन कितना हो गया, Z2 प्लस Z1। तो Z2 हो गया 0, तो यहाँ कितना बचा, माइनस Z1 अपॉन Z1, तो आंसर कितना आ गया, -1। तो परफेक्ट रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट फॉर परफेक्ट कंडक्टर, तो परफेक्ट कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1। परफेक्ट कंडक्टर के लिए अगर ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, वो होगा 2Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। तो Z2 की वैल्यू कितनी हो गई है, 0। तो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट परफेक्ट कंडक्टर के लिए कितना हो जाएगा, 0, जबकि रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू हो गई कितनी, -1। ठीक है, तो परफेक्ट कंडक्टर एक तरह से क्या होता है, परफेक्ट रिफ्लेक्टर होता है। मैं आप लिख भी देता हूं, परफेक्ट कंडक्टर इज परफेक्ट रिफ्लेक्टर।
परफेक्ट कंडक्टर जो होता है वो परफेक्ट रिफ्लेक्टर होता है। कैसे किया है मैंने, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फॉर अ मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 81, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 81 है, देन फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। जिस तरह से हमने ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की बात करी, इसी तरह से एनर्जी के लिए भी ये फॉर्मूला निकाले जाते हैं। उनके पीछे डेरिवेशन है, मैं आपको सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ। जैसे एनर्जी के लिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एनर्जी का लिखूँ मैं, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जी, अगर मैं इसको आपको बताऊं तो इसका जो फॉर्मूला होता है आर ई, ये बराबर होता है 1 माइनस एन ओवर 1 प्लस एन और स्क्वायर। कुछ नहीं किया, वही जो फॉर्मूला है उसमें स्क्वायर लगा दिया बस मैंने। एन की वैल्यू हमें चाहिए, तो एन की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है, हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है 81, तो एन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एन बराबर होता है अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 81, तो यहाँ से हमारे पास एन की वैल्यू आ गई 9। अब इसमें वैल्यू रखो 1 माइनस 9 ओवर 1 प्लस 9 और इस पूरे का स्क्वायर, आंसर आ गया 0.64। क्या आंसर आ गया 0.64 विच इज ऑप्शन ए, है ना। उसके बाद ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो होता है 4n अपॉन 1 प्लस n और नीचे वाले का स्क्वायर करना है। तो 4n, n की वैल्यू कितनी डालनी है आपको, 9 डालनी है, तो ये 9 डाल दिया, 1 प्लस 9 और इसका स्क्वायर, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से बनेगा 0.36। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हमें बोला है वैल्यू ऑफ स्किन डेप्थ फॉर अ कंडक्टर, तो मैंने आपको अभी बताया था स्किन डेप्थ का फॉर्मूला 2 अपॉन मेगा म्यू सिग्मा और इस पूरे की पावर 1/2। कंडक्टर के लिए सिग्मा कितना होता है, इनफाइनाइट, तो डेल की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एम्प्टी स्पेस हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1000 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो कैसे करोगे, आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बराबर होता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट H नॉट, म्यू नॉट मतलब परमिएबिलिटी। इसी तरह से एक रिलेशन होता है E नॉट अपॉन H नॉट इक्वल्स टू म्यू C, म्यू नॉट भी लिख सकते हो या E अपॉन H इक्वल्स टू म्यू C, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं बराबर कर सकता हूँ, यानी कि E नॉट अपॉन C को मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट H नॉट, तो मैं इन सबको आपस में इक्वल कर दूँ, अब इक्वेट कर दूँ, इक्वेट करूंगा तो मेरे पास बनेगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट H नॉट इक्वल्स टू E नॉट ओवर C। C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, हमें निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम वैल्यू, H नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो H नॉट किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा B नॉट ओवर म्यू नॉट और इक्वल्स टू E नॉट ओवर म्यू नॉट C। अब हमारे पास ये फॉर्मूला यूज में आएगा, क्यों, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी है 1000, म्यू नॉट की वैल्यू आप रख दो, C की वैल्यू आप रख दो, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.65 यूनिट्स, 2.65 यूनिट्स, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस थे, कितनी आसानी के साथ ये हो गए, और मेरे हिसाब से जितना भी मैंने आपको बताया है इसमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जितने भी क्वेश्चंस हमने EM वेव के करे हैं इनको एक बार वापस से 2-3 बार जितनी बार हो सके उनको रिवाइज कर लेना। अब इसके बाद हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम करेंगे EMI के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। तो एक लेक्चर हम करेंगे, एक नहीं 2 लेक्चर हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, फिर एक लेक्चर हम करेंगे जो RLC कंपोनेंट होते हैं, RLC सर्किट होते हैं उसके ऊपर। तो इस तरह से EMT हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हम लेंगे वो लेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।